Student, how are you? Today we are going to discuss the rise of nationalism in Europe. Important MCQ. This is a part 2. Already I have discussed about the part 1. आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे इसी लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. ऑलरेडी इज हियर. हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा. तो ऑलरेडी वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ओटोमन बिस्मार्क जो थे इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था जर्मनी को यूनिफाई करने में. ठीक है. सो आंसर विल बी बी, ओटोमन बिस्मार्क. ओटो वन बिस्मार्क प्रूशियन ये चीफ मिनिस्टर थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. सेकंड क्वेश्चन इज कह रहा है कि 3 वार्स ओवर द 7 years विद द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस इंडेड इट. यानी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध में समाप्त हो गए. यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध हुआ. ठीक है. तो इन युद्धों की समापन पर, मतलब इंड पर, समाप्ति पर पर्शिया की जीत हुई और जर्मनी जो जर्मन है एकीकरण हुआ, यूनिफाइड हुआ. यानी पर्शिया के राजा विलियम वन को जर्मनी का, ठीक है, जनवरी में 1871 में वर्साय के जर्मन सम्राट घोषित किया गया था. सो आंसर किसका होगा? बी होगा. यानी 7 साल के अंदर 3 वार्स हुए जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस के साथ, उसमें से पर्शिया विक्ट्री हुआ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वार. कह रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा लाए गए राजनीति और संवैधानिक परिवर्तन क्या थे. तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ऑलरेडी हैज़ गिवन डी. ये चारों ऑप्शन था. यानी पहला चीज़ क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस तरह का चेंजेस लाया, किस तरह का राजनीतिक संवैधानिक परिवर्तन लाया. तो हम जान रहे हैं कि पहला परिवर्तन लाया, एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म द पावर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, सिटीजन ऑफ द फ्रांस के लोगों के बीच में ये कर दिया गया. और जो पीपल जो होते थे, जिनको पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, किसी एक पार्टिकुलर आदमी को जो बेनिफिट मिलता था उसको भी समाप्त कर दिया गया. और पूरी तरह से फ्रांस रिवॉल्यूशन ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया. और क्रांति के दौरान जो तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र, एक नए युद्ध के आगमन का घोतक था, उसको भी आगे बढ़ाने में काम किया. सो आंसर विल बी डी. ये चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है. 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डज ब्लाइंड फोल्डेड women carrying a pair of the weaving scale symbolizer. कहने का मतलब ये है कि जो आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए वीमेन किसका प्रतीक है. तो हम जान रहे हैं कि वो जस्टिस का प्रतीक है. सो आंसर विल बी सी. 20 क्वेश्चन. व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815. कह रहा है कि जो हमारा 1815 की वियना संधि का क्या मेन उद्देश्य था. तो ऑलरेडी वी नो दैट इसका मेन उद्देश्य था कि रीस्टोर द मोनार्की. मोनार्की को रीस्टोर करना ही इसका मेन पर्पस था. इसका मेन पर्पस था किसका? ट्रीटी ऑफ वियना का, रीस्टोर द मोनार्की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. व्हाट डिड डैश, जिसको हम लोग दास बोल का क्या अर्थ है. दास बोल का क्या अर्थ है. तो हम जान रहे हैं कि दास बोल का मतलब है कि कॉमन पीपल. आंसर विल बी कॉमन पीपल. थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. दास बोकल एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है देश के आम लोग, यानी कॉमन पीपल. बोक्जिस्ट भी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है राष्ट्रवाद की आत्मा होता है. सो आंसर विल बी, यहाँ दास बॉक का अर्थ होगा कॉमन पीपल. नेक्स्ट करेक्ट. विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ द रोमांटिज्म. रोमांटिज्म की जो अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है. रोमांटिज्म की अवधारणा. तो हम जान रहे हैं कि रोमांटिज्म की जब बात करते हैं तो रोमांटिज्म जो रोमांटिक पोएट एंड आर्टिस्ट फोकस्ड ऑन द मिस्टिकल फीलिंग्स
एंड इंस्टीट्यूशन एंड इमोशन पर उन्होंने ध्यान दिया था और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल की बात की थी। सो आंसर विल बी डी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात की थी। हाँ, मिस्टिकल फीलिंग की बात करें, मिस्टिकल फीलिंग का मतलब क्या है, ऐसा फीलिंग जो अंदर अंदर क्या करे, लोगों को खुश करने का काम करता हो। तो रोमांटिज्म का वो इस तरह से पोएट ने यहाँ पर बताया था। अब कह रहा कि 23rd क्वेश्चन क्या है कि नेशनलिज्म विच इमर्ज अ फोर्स इन दैट लेट ऑफ 19th सेंचुरी मीन्स, कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवाद जो 19वीं सदी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा, यानी 19th सेंचुरी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म एक लहर चली जिसने यूरोपीय देशों को कायाकल्प कर दिया। यानी जर्मनी, इटली, रोमानिया जो भी आदि नवनिर्मित देश हैं वो कई क्षेत्रों के राज्यों को मिलाकर जिसकी एक राष्ट्रीय पहचान एक समान बनी थी। सो आंसर विल बी ए स्ट्रॉन्ग डिवोशन वंस ऑन कंट्री इट्स हिस्ट्री ऑफ द कल्चर। ये कैसे बना भाई, ये अपना कंट्री कैसे बना, तो कह रहा है कि 19th सेंचुरी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद जो नेशनलिज्म की एक लहर चली थी जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया, यानी चेंज कर दिया पूरी तरह से। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि जो नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर, ठीक है, क्षेत्र मिलाकर जिसने बनाया था, एक राष्ट्रीय पहचान एक समान बना दिया था। इसीलिए बोला जाता है कि नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग थी और पूरी तरह से हिस्ट्री और कल्चर को क्या किया, डिवोशन के रूप में प्रदर्शित किया। 24 कह रहा है कि अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन इज नेसेसिटी बिकॉज, यानी कह रहा है कि अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्रों को अस्तित्व की आवश्यकता है, क्योंकि अर्नेस्ट रेनन जो राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित किया था ये इसलिए करते थे कि इट इंश्योर द लिबर्टी एंड इनहेबिटेंट द सिटीजन्स। सो आंसर विल बी बी। 25 विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ द वियना, यानी कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, यानी तो हम जान रहे हैं कि स्विट्जरलैंड वाज नॉट अटेंडेंट। सो आंसर विल बी स्विट्जरलैंड। 26 कह रहा है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द मिशन ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज, सो आंसर विल बी टू liberate the people of European from the despotism. So answer will be B. B इसका आंसर होगा, यानी to liberate the people of the Europe from the despotism and to help other the people of Europe to become a nation. So answer will be B. 27 is here. The Napoleonic Code was exported to which of the following regions? कह रहा है कि नेपोलियन कोड जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निर्यात किया गया था। तो हम जान रहे हैं कि नेपोलियन कोड जो था वो निर्यात किया गया था कि रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेपोलियन कोड था क्या। तो नेपोलियनिक कोड स्पेशली अगर बात किया जाए तो ये कोड जो था ये अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम के सपोर्ट मतलब अगेंस्ट में था कि अबॉलिश कर दिया जाए, हटा दिया जाए, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया जाए, उस कोड से रिलेटेड था ये। 28 जो था द टर्म ऑफ द यूनिवर्सल सफरेज मीन्स, कह रहा है कि यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं और सब जानते हैं, बहुत जूनियर क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। इसका मतलब होता है कि द राइट of almost all adult to vote in a political election, यानी आंसर विल बी द राइट टू वोट फॉर द एडल्ट पर्सन। एडल्ट पर्सन को वोट देने के अधिकार को ही हम लोग यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द बिलीफ इज अ कंजर्वेटिज्म। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेटिज्म की विशेषता या विश्वास नहीं है। तो हम जान रहे हैं कि कंजर्वेटिज्म प्रपोज टू टर्न द सोसाइटी इन द प्रो रिवोल्यूशनरीज डेज एंड वेयर अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन टू स्ट्रेंथन द मोनार्की। वो हमेशा क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव चेंजेस तो चाहते थे बट ये बहुत ज़्यादा इमीडिएट या बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि पुराने वाला जो सिस्टम है उसी को लागू किया जाए, उसको ये लागू विश्वास था इनका। 30 है कि व्हाट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के गठन में क्या हुआ उसकी बात कर रहा है। तो आंसर विल बी सी
कह रहा है कि पार्लियामेंट थ्रू द bloodless revolution seized power from the monarchy which gradually led the emergence of the nation state। यानी कहने का मेरा मतलब है कि 1 मई 1707 में इंग्लैंड का साम्राज्य और स्कॉटलैंड के साम्राज्य की राजनीतिक संघ के द्वारा एक बृहत ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आंसर इसका सी होगा। Dear student, I hope that you are understand this MCQ. So next part I will uploaded recently, बहुत जल्दी पार्ट 3 भी इसी लेसन का मैं MCQ अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।